हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में सूर्य ताप से संबंधित बातों पर अध्ययन कर रहे थे। हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापीय प्रतिलोमन और अन्य कई बातों पर चर्चा की। हमारा जो पिछला वीडियो चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो था कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अर्थात कहने का आशय, जैसा पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, सूर्य का ताप तो पृथ्वी पर एक समान मिलता है। अर्थात सूर्य जो तापमान भेज रहा है, ऊर्जा जो भेज रहा है, वो तो इक्वल है, लेकिन फिर भी धरातल के कुछ भागों पर गर्मी और कुछ भागों पर सर्दी, कहीं टेम्परेचर ज्यादा तो कहीं टेम्परेचर कम क्यों पाया जाता है? आखिर क्या असमानता है इसके? क्या है कारण कि जब सूर्य के द्वारा इक्वल की किरणों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो धरातल पर आने के बाद इनमें वो समानता क्यों नहीं रहती? तो इन्हीं बातों की हम चर्चा चल रही थी, जिसमें कुछ पॉइंट हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। जिसमें पहला पॉइंट था आपका भूमध्य रेखा से दूरी। जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी कि जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा वहां टेम्परेचर उतना ही कम, और जो स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक होगा वहां टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। क्योंकि भूमध्य रेखा वो एरिया है जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। ऐसे में यहां 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, इसीलिए यहां टेम्परेचर अधिक। लेकिन जैसे जैसे अपन उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं और यहां टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। हम हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर कम है और केरल के अंतर्गत टेम्परेचर अधिक है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि केरल भूमध्य रेखा के नजदीक है और जम्मू कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन दूरी बनाएंगे, टेम्परेचर वैसे वैसे कम होगा, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के नजदीक आएंगे, टेम्परेचर अधिक होता चला जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। इस बारे में हम चर्चा कर चुके थे लास्ट वीडियो में। दूसरा टॉपिक था आपका समुद्र तल से ऊंचाई। इस बारे में तो हम पहले ही कई बार देख चुके हैं कि प्रकृति का एक नियम है, धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो जो स्थान निचले क्षेत्रों में है वहां टेम्परेचर अधिक और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होगा। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ऊंचाई मान लीजिए 1000 मीटर, 2000, ये 5000 मीटर तक की ऊंचाई हमें दर्शाती है।
यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इधर की तरफ जो होगा वो घटेगा, मतलब नीचाई पर अधिक होगा और ऊंचाई पर कम होगा। तो 1000 डिग्री सेल्सियस सॉरी 1000 मीटर पर टेम्परेचर को हम ले सकते हैं, इसको इस तरह से समझेंगे कि यहां 30 डिग्री, यहां 29 डिग्री, यहां 28 डिग्री, यहां 27 और यहां 26। यहां आप चाहे बड़े जो ग्राफ है आरेख है वो ऊंचाई पर जा रहा है, आप वो ना देखें, आप इस स्थिति को समझें कि 1000 मीटर पर 30 डिग्री टेम्परेचर, 2000 पर 29, 3000 मीटर पर 28, 4000 27, 5000 पर 26। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में क्या आ गई, कमी, और जो स्थान धरातल के नजदीक है वहां टेम्परेचर अधिक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई, जो स्थान जितना ज्यादा ऊंचा होगा वहां टेम्परेचर उतना ही कम, और जो स्थान नीचे होगा वहां टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हमने देख लिया था कल, समुद्र तट से दूरी। जो स्थान समुद्र तट से जितना ज्यादा दूर होगा वहां की जलवायु, वहां का मौसम उतना ही विषम होगा, और जो स्थान समुद्र तट के नजदीक होगा वहां की जलवायु सम और नम बनी रहेगी। कारण क्या है इसका? इस बात का कारण यह है कि समुद्र के आसपास जैसे ही ताप का अधिकता हुई, ताप बढ़ा, समुद्रों का जल वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा और उसी स्थान में वर्षा करा दी जाएगी। यानी गर्मी बढ़ी और फिर दोबारा से गर्मी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो स्थान समुद्र से दूर है वहां पर गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन वाष्पीकरण के बाद जो बादल वहां पहुंच पा रहे हैं, पहली बात तो बादल पहुंचेंगे ही नहीं इतनी दूर, और पहुंचेंगे भी तो रास्ते में ही उनकी नमी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वर्षा करा दी जाएगी। ऐसे में दूरवर्ती क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है और वर्षा कम होती है, जबकि समुद्र तट के पास वर्षा अधिक और गर्मी कम। यानी समुद्र तट से जो नजदीक क्षेत्र हैं वहां की जलवायु सम और नम बनी रहेगी, और जो समुद्र तट से दूर है वहां की जलवायु विषम। इसके अलावा धरातल की प्रकृति, धरातल कैसा है उसके रंग पर भी डिपेंड करता है। गहरे रंग ज्यादा ऊष्मा अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे काला रंग। यदि किसी धरातल पर मृदा काली जमा है, यानी काली मृदा का जमाव है, तो वहां गर्मी अधिक होगी। और यदि कहीं पर वनस्पतियां हैं तो वहां गर्मी कम, क्योंकि हरा रंग सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि काला रंग उस भूमि में सूर्य के ताप को अब्जॉर्ब करता है। तो कहने का आशय, धरातल की प्रकृति कैसी है? क्या धरातल पर हरियाली है? क्या धरातल बंजर है? क्या धरातल पर काली मृदा अधिक है? क्या धरातल पर रेतीली मृदा अधिक है? तो ऐसी तमाम बातों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। यानी काली मृदा वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक होगी, बजाय अन्य मृदा वाले क्षेत्रों में हरियाली जहां है, वनस्पति अधिक है, वहां गर्मी कम होगी, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा उसे नीचे आने ही नहीं दिया जाएगा। किसे? तापमान को, सूर्य की किरणों को। हम इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह पेड़ों का झुंड बना हुआ है, सघन है, सूर्य की किरणें जब यहां पड़ेंगी तो वो नीचे धरातल पर पहुंच ही नहीं रही है, और जब धरातल पर पहुंचेंगी नहीं, धरातल पर गर्मी कैसे पड़ेगी? तो धरातल की प्रकृति को भी देखा जाता है कि तापमान अधिक है या कम। इसके अलावा
भूमि का ढाल। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य के बिल्कुल सम्मुख पड़ते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य के विमुख होते हैं। या हम यूं कह लें कि मान लीजिए ये सूर्य है और भूमि इस तरह से है, तो सूर्य के सम्मुख इस क्षेत्र में जहां गर्मी अधिक होगी बजाय इस क्षेत्र में कम, क्योंकि ये एरिया सूर्य से सीधे ही गर्मी प्राप्त कर रहा है, तापमान प्राप्त कर रहा है। तो भूमि का ढाल, धरातल का ढाल या उस क्षेत्र का ढाल किस तरह से है। यदि वो ढाल सूर्य के सम्मुख पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां अत्यधिक गर्मी होती है और यदि सूर्य से पीछे है तो गर्मी कम। इसको हम पर्वतों के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं, इसको पर्वत भी मान सकते हैं। सूर्य के सामने है तो गर्मी अधिक, सूर्य के विमुख है तो गर्मी कम। तो भूमि का ढाल भी ये बताता है कि वहां का तापमान कम हो सकता है या अधिक। इसके अलावा समुद्री धाराएं, दो प्रकार की समुद्री धाराएं होती हैं, एक गर्म जल की धारा और एक ठंडे जल की धारा। गर्म जल की धारा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है और ठंडे जल की धारा जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। यदि किसी क्षेत्र में ठंडे जल की धारा बह रही है तो वहां के एरियाज को ठंडा बना दिया जाएगा, और यदि किसी क्षेत्र में गर्म जल की धारा बह रही है तो वहां के क्षेत्र को गर्म कर दिया जाएगा। यानी टेम्परेचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि धाराएं कैसी हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं तो बाल्टी में ठंडा पानी है, हमने गर्म किया गैस पर या किसी अन्य साधन से और उसे मिला लिया। अब वो बाल्टी में रखा हुआ पानी गर्म होगा या हमने जो पानी डाला है वो ठंडा हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मात्रा किसकी ज्यादा है। अगर ठंडा पानी भरा हुआ है बाल्टी के अंतर्गत, काफी ठंडा फ्रिज से निकला हुआ, बर्फ गिरा हुआ, और उसमें हम एक भगोनी गर्म पानी गेर दें तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ताजा पानी है और उसमें एक भगोना गर्म उबलता हुआ पानी गेर दें तो वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अर्थात उस पानी की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि पानी की मात्रा कितनी है। अगर गर्म पानी की मात्रा अधिक है तो ठंडे पानी को गर्म कर दिया जाएगा, और ठंडे पानी की मात्रा अधिक है तो गर्म पानी को भी ठंडा बना दिया जाएगा। तो उसी तरह से ठंडे जल की धाराएं अगर किसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हैं तो उस क्षेत्र को ठंडा बना देती हैं, और यदि गर्म क्षेत्र की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, गर्म जल की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो उस क्षेत्र को गर्म बना दिया जाएगा। प्रचलित पवनें, ये भी एक टॉपिक आता है तापमान को प्रभावित करने। हवाओं का विशेष रूप होता है किसी क्षेत्र के अंतर्गत गर्मी या सर्दी को बढ़ाने में। एक वो क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र है, यानी यूं मान सकते हैं, इस तरह देखें, यह उष्ण क्षेत्र है और यह शीत क्षेत्र है। हवाएं गर्म से ठंडे की तरफ चल रही हैं तो इस ठंडे क्षेत्र को गर्म बना देंगे, और हवाएं यदि ठंडे क्षेत्र से इधर की ओर चल रही हैं तो इस उष्ण क्षेत्र को ठंडा बना दिया जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने, कई बार कहते हैं आज तो ठंडी हवा चल रही है, आज तो मौसम ठंडा है, और कई बार कहते हैं आज तो गर्म हवा चल रही है, जिसको हम अपने राजस्थान की भाषा में लू भी कहते हैं, जो मौसम को गर्म बना देती है। तो ये विशेष डिपेंड करता है हवाओं पर। घर में भी, रूम में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में आपने देखा होगा कई बार खाना पकाते हैं
तो गरम गरम सब्जी कढ़ाई में रखी हुई है, उबली हुई है, आप उसको उतार कर अपने रूम में ले आइए, फैन ऑन कर दीजिए, आप पाएंगे कि रूम का टेम्परेचर अधिक हो गया, गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि कढ़ाई में रखी हुई जो सब्जी है, जो उसमें से निकलने वाली गर्म वाष्प है, जो ऊष्मा है, वो पंखे के प्रभाव में आकर पूरे रूम में फैल गई और रूम की हवा को गर्म कर दिया। वहीं विपरीत कूलर के अंतर्गत क्या होता है? कुछ भी तो नहीं, कूलर में पानी चलता रहता है, पानी के कारण जो कूलर हवा दे रहा है हमें, वो ठंडी हवा दे रहा है, यानी उस हवा की प्रकृति ठंडी हो गई और कुछ देर में रूम कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो हवाएं भी इस बात पर विशेष महत्व रखती हैं कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत तापमान कम है या नहीं। अगर ठंडे क्षेत्र की हवाएं गर्म क्षेत्र की ओर जा रही हैं तो गर्म क्षेत्र को ठंडा कर देंगी, और गर्म क्षेत्र की हवाएं ठंडे क्षेत्र की ओर आ रही हैं तो ठंडे क्षेत्र को गर्म बना दिया जाएगा। और इसी के साथ लास्ट देखें आज के लिए, मेघ व वर्षा। बादलों का भी तापमान में विशेष योगदान होता है। यदि किसी क्षेत्र में बादलों की अधिकता है तो सूर्य का टेम्परेचर धरातल को कम मिलेगा, स्वाभाविक है। और बादल यदि नहीं है, आकाश बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल नीचे धरातल पर पहुंचेगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि ये सूर्य है और ये बादल है। और ये है आपका धरातल। अब सूर्य की किरणें इन बादलों के कारण नीचे पहुंच ही नहीं रही, नहीं पहुंच रही तो टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा, गर्मी कम होगी। और अगर बादल ना हो, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो, तो सूर्य की किरणें सीधे धरातल को पहुंचेंगी और धरातल को गर्म बना दिया जाएगा। वहीं विपरीत वर्षा भी इस बात में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। गर्मी तीव्र हो रही है, लेकिन अचानक से बादल आए और बादलों ने भारी मात्रा में वर्षा करा दी, क्षेत्र कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अर्थात बादल और वर्षा इस बात को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं कि वहां का तापमान कैसा होगा। यानी तापमान को प्रभावित करने में कुछ कारक आपके सामने हैं। इन कारकों के कारण धरातल पर, पृथ्वी पर एक समान टेम्परेचर नहीं मिल पाता, कहीं अधिक तो कहीं कम। और यही कारण है कि प्रकृति में संतुलन बना हुआ है, जैव जातियां अपना जीवन यापन कर रही हैं। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर गर्मी ही गर्मी होती तो जीवन संभव नहीं होता, या यूं कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर सर्दी सर्दी होती तो भी जीवन संभव नहीं होता। प्रकृति की अनुकूलता और प्रकृति के इन्हीं नियमों के कारण आज पृथ्वी पर जैव जातियां जीवित हैं और जीवन चक्र संचालित हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।